हेलो गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। आज हम लोग लेक्चर प्लान स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे बेसिक लेक्चर जो है बायोलॉजी का, जहां से आपको बहुत सारा चीज़ ओपन होगा, बहुत सारा चीज़ समझने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेल यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चा, तुम जानते हो कि सेल जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल चैप्टर बेसिकली आप 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं और सेल के बारे में बहुत सारा चीज़ सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो हम लोग को अब 11th के लेवल पे सेल को समझना है कि सेल होता क्या है। दूसरी बात कि आप अगर सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेल चैप्टर से क्वेश्चन कितना आता है। तीसरी बात कि सेल चैप्टर का बाकी किन किन चैप्टर से रिलेशन है, जिससे कि आपको पढ़ने से वहाँ फ़ायदा मिल सकता है। तो आप अपने बेनिफिट पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहला बात कि कम से कम बेटा यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चन, कम से कम आपको 3 to 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना कम से कम आपको नहीं भी देगा तो 12 मार्क्स के आसपास इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे 12 मार्क्स पे। तीसरी बात है कि बेटा सेल टॉपिक जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपको बेसिकली सेल तो समझाएगा ही समझाएगा, इसके साथ क्लास 12th की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो चैप्टर होता है, उस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सेल साइकिल भी टॉपिक पढ़ना है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। सेल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीज़न वहाँ भी होता है तो वहाँ भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, और आप लेक्चर में बने रहें, एक एक कंसेप्ट को समझें। किस तरह से हम लोग पूरे कंसेप्ट को कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड आप देखेंगे पूरे लेक्चर को कि एकदम एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर प्लान किया गया है। आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और आप बने रहें, जुड़े रहें और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल मैक्सिमम लोगों तक जाए, ये वीडियो लेक्चर मैक्सिमम लोगों तक जाए और लोग उनका इसका बेनिफिट उठा सके। तो आप ज़रा इससे जुड़े और अपने बेनिफिट को उठाएं। तो आइए हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हम लोग का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट होने वाला है। बेटा नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहना चाह रहा है आपसे? कह रहा है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सीधे सीधे बोल रहा है, चैप्टर ही आपसे बोल रहा है कि जो सेल है वो हमारे लाइफ का यूनिट है। क्या है बेटा? सेल जो हमारा है, जो हमारा सेल है, ये सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ है, द यूनिट ऑफ लाइफ है। अब बात है कि लाइफ क्या होता है, बात है कि लाइफ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि लाइफ का मतलब क्या होता है? जो हम लोग के बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, उस मेटाबॉलिज्म का जो समअप होता है, इसी मेटाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं एक तरह से लाइफ। बॉडी के अंदर होने वाली उन तमाम एक्टिविटीज़ जिसके कारण ये बॉडी एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, बॉडी के अंदर होने वाले वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसके कारण बॉडी लिविंगनेस शो कर रहा है, जिसके कारण बॉडी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, उसी तमाम एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। और इस मेटाबॉलिज्म को हम लोग फाइनली क्या समझते हैं? इस मेटाबॉलिज्म को फाइनली हम लोग समझते हैं क्या? लाइफ समझते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लाइफ का यूनिट सेल कैसे बनता है, हमें ये समझना है। लाइफ का यूनिट सेल कैसे बनता है, हमें यह समझना है। ध्यान से देखना है। देखेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे जो चैप्टर पढ़ना है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीजें समझना है, पहले उस पर फोकस करते हैं। सिंपल सोचना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि हम लोग को कहीं जाना है, सपोज करो, जब हम लोग कहीं जाते हैं, जाने की प्लान होती है, क्या बोल रहा हूं मैं? जाने की प्लान होती है कि हमें जाना है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ को अरेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ का प्लान करते हैं कि हमें करना क्या क्या है,
कैसे जाना है, किन चीज़ों से जाना है, क्या लेकर जाना है, वहाँ किससे मिलना है, वहाँ कहाँ रहना है, वहाँ कहाँ घूमना है, क्या खाना है, किस फ्रेंड्स के साथ जाना है, ये तमाम चीज़ें हम लोग क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं, मतलब प्लान करते हैं। बस यही काम हम लोग को करना है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर में एनसीईआरटी ने क्या प्लान करके हमें दिया है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो ये चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे टॉपिक है स्टडी प्लान। कौन सा टॉपिक है? स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आप देख रहे हो कि सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन। आप कहीं भी बेटा जाते हो तो हम लोग की जान पहचान होती है किसी से, सबसे पहला चीज यही होता है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक जान पहचान होती है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। एक दूसरे को पहले जानते हैं, फिर हम लोग पूछते हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। मतलब कि इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आगे की चैप्टर पे बढ़ेंगे कि सेल का डिफिनीशन क्या होता है, सेल का डिफिनीशन क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे सेल का कैरेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का टाइप क्या होता है। ये बात 3। इसके बाद हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ है, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ है, मतलब ये सेल वर्ड आया कहाँ से, सेल वर्ड दिया कौन, सेल का कंसेप्ट कैसे आया, ये चीज़ें समझेंगे। नेक्स्ट बात है कि आखिर जो सेल आप बता रहे हैं, पहले सेल था, आज सेल है, सेल से बड़ी बना हुआ है, क्या और कुछ प्रूव्ड स्टेटमेंट दिया गया क्या, उसको हम लोग कहेंगे सेल थ्योरी। मतलब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने बोला है कि सेल जो हमने बेसिकली समझा, उस सेल के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे। क्या करेंगे? एक ओवरव्यू करेंगे कि आखिर पूरी तरह से एक सेल को, अगर एक टिपिकल सेल को देखा जाए तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, ये देखने की बात है, ओवरव्यू ऑफ सेल। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि सेल का जो टाइप है, जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, यूकैरियोटिक की बात करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है, आखिर इस बात को हम लोग मेनली, ये जो मेन आप देख रहे हैं ना, मेन यही है, इसी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। मतलब यूकैरियोटिक जो सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल जो है, इसी टॉपिक को हमें ध्यान देना है कि यूकैरियोटिक सेल क्या है। बेटा ये स्टडी प्लान रहा, आप समझ गए होंगे, शायद आप मेरी बातों से जुड़ गए होंगे और शायद आप समझ गए होंगे, मेरी बातों से जुड़े, समझे चीज़ों को कि आखिर वो कैसे हम लोग प्लान किए हैं और कैसे हमें पढ़ना है। जैसा कि आपने स्टडी प्लान में देखा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेल का डिफिनीशन पढ़ना है, सेल का कैरेक्टर्स क्या होता है, सेल कितने तरह के होते हैं, नाउ सेल को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, सेल को कैसे बताया गया है, उसके लिए सेल थ्योरी स्टेटमेंट आता है। और इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो सेल के बहुत सारा ओवरव्यू और इसके साथ साथ सेल का हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। जो सेल से हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल को समझ रहे हैं कि सेल होता क्या है। सिंपल सा मीनिंग यहाँ बात कर रहा है कि बहुत सारे हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे मटेरियल को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब आप सिंपल सा मीनिंग बात करो, यहाँ पे हम लोग लिविंग थिंग्स भी देखते हैं और हम लोग यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। बेटा मतलब आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जहाँ आप रहते हो, जो आपका हैबिटेट है, वहाँ आसपास में आप अपने आप के साथ साथ और भी चीज़ें देखते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, उस स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं, उस स्ट्रक्चर में आप लिविंग को देखते हैं और लिविंग के साथ साथ आप नॉन लिविंग को भी देखते हैं। तो अब दो बात हुआ कि आपके आसपास में कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ स्ट्रक्चर जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में जाना जा रहा है, इसी को आगे हम लोग एनिमेट और इनएनिमेट भी कहते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है जब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जो आप बात कर रहे हो कि सर ये लिविंग और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग और नॉन लिविंग आखिर बना कैसे है, कैसे बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म। हम सोचते हैं कि कैसे बना हुआ, बिल्डअप कैसे हुआ। सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक छोटे से बेसिक से कोई यूनिटरी स्ट्रक्चर होगा जिसके मिलने के कारण बना होगा। सिंपल मीनिंग, तुम मान लो कि ये हमने देखा, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, ये हो गया,
फिर एक दूसरा पार्ट बना दो छोटा सा, फिर ये दूसरा बना दो एक छोटा सा पार्ट, एक और पार्ट बना दो। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इरेगुलर फॉर्म में बन रहा है, रेगुलर में नहीं बन रहा है, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा लिंक होइए हमारे बातों से कि आखिर ये क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर जो एक पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर एक छोटे से, ये देखो ये एक छोटे से स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये छोटे से स्ट्रक्चर से बना हुआ। तो ये स्ट्रक्चर जो है, यही स्ट्रक्चर हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर की रिपीटेशन से, किससे, बेसिक स्ट्रक्चर के रिपीटेशन से ये क्या हुआ, पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे स्ट्रक्चर को बनाने वाला कौन है, ये बेसिक सा जो ये आपको कंपार्टमेंट जो दिख रहा है, छोटा सा ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है। एक एग्जाम्पल और लो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आप देखते हो सिंपल सा मीनिंग हाउस को देखो। एक एग्जाम्पल मैंने लिया हाउस। हाउस जब हम लोग देखते हैं तो ये हाउस में देखते हैं कि सबसे जो छोटे यूनिट होते हैं वो ब्रिक होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक पूरे से बड़ा सा बिल्डिंग बना देते हैं। तो अगर एक बिल्डिंग जो बड़ा सा एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर उसकी हम बात कर रहे हो, तो अगर उसकी बात कर रहे हो हम, तो एक बिल्डिंग का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन है, ब्रिक्स है। इसका मतलब है कि अगर वो ब्रिक्स नहीं होता तो पूरा का पूरा बिल्डिंग नहीं बना होता। सिंपल आप ये लिंकअप यहाँ करो कि ये जो आपने देखा, ये रिपीटेड स्ट्रक्चर जो देखा, ये छोटा सा स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर तो बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, 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 तब जाके ये पूरा का पूरा बॉडी बन जा रहा है। सिंपल सा मीनिंग। तो कह रहे हैं कि ये पूरा बॉडी बनाने में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यही बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ फंक्शन भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फंक्शन भी कर रहा है। और जब ये फंक्शन कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, तब जाके ये पूरा जो ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका मतलब है बेटा कि दुनिया के जो लिविंग होते हैं और दुनिया के जो नॉन लिविंग होते हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग, जिसको हम लोग एनिमेट और इनएनिमेट कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर से बने होते हैं। और उस बेसिक से स्ट्रक्चर का नाम ही हम लोग क्या रखते हैं, सेल रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन एन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल होता है, जो एक की बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसी से ये पूरा लिविंग बना हुआ है। बेटा इंट्रोडक्शन हुआ, आगे की बात देखते हैं। आगे कहता है कि सर व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। सिंपल मीनिंग, अब सेल बताने की जरूरत नहीं। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस किया, मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि सर कोई भी, जैसे मान लो फिर मैं यहाँ बनाता हूँ कि कोई भी, अगर कोई भी बॉडी है, ये मान लो कोई बॉडी बना हुआ है, और इस बॉडी को अगर हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बांट देते हैं, ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट अगर बांट देते हैं हम लोग, ये देखो छोटा कंपार्टमेंट बांट दिए। बेटा यहाँ पूरा अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा। मान लो कि ये पूरा सा एक कंपार्टमेंट हुआ, इसके इस कंपार्टमेंट, ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है बेटा, ये कंपार्टमेंट के रिपीटेशन होने से क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बॉडी बन गया। तो कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी बना हुआ है इस कंपार्टमेंट से बना हुआ है, और इसी कंपार्टमेंट को हम नाम दे रहे हैं सेल। क्या नाम दे रहे हैं, सेल। लेकिन सेल जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, सेल एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका नाम है क्या बेटा, सेलुला। सेलुला, सेलुला का मतलब होता है क्या, सेलुला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। क्या होता है, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट मतलब सेलुला, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, और इसी कंपार्टमेंट से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आपका इंट्रोडक्शन और ये आपका सेल। सिंपल एक बार फिर से रिव्यू कर रहा हूं, समझिएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप अगल बगल अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी देख रहे हो। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बने किस चीज़ के हैं। तो हमें जब देखा गया उस बॉडी को, तो हमें पता चला कि कोई भी लिविंग बॉडी एक बेसिक से कंपार्टमेंट से बनते, एक बेसिक से स्ट्रक्चर से बनते हैं, और उस स्ट्रक्चर का नाम ग्रीक में रखा गया है सेलुला, लेकिन उसी को हम लोग आज कहते हैं क्या, सेल। तो बेटा इंट्रोडक्शन टॉपिक आपका यहाँ पे
इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ व्हाट इज सेल। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं बेटा क्या होता है डिस्कवरी। हम लोग क्या किस टॉपिक पे आ रहे हैं, डिस्कवरी पे आ रहे हैं कि आखिर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ है। थोड़ा सा सेल के कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। सेल के कैरेक्टर के बाद हम लोग सेल के टाइप्स की बात करेंगे। तो हम लोग अभी सेल के डिस्कवरी के बाद यहाँ कुछ नॉलेज पॉइंट है, इस नॉलेज पॉइंट को पहले देखते हैं। क्या देखते हैं, पहले नॉलेज पॉइंट को देखते हैं और फिर हम लोग नॉलेज पॉइंट के बाद हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे। नॉलेज पॉइंट में क्या क्या कह रहा है कि सर जो नॉलेज पॉइंट यहाँ बात हम कर रहे हैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना होगा आपको। एक वर्ड दे रहा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के बारे में पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। बेटा द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन यही चीज़ थोड़ा सा डेवलप हुआ जब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और जब हम सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए तो उसी को हम लोग क्या कहने लगे बेटा, उसी को हम लोग कहने लगे सेल बायोलॉजी। क्या कहने लगे, सेल बायोलॉजी। तो आज के दुनिया में साइटोलॉजी के साथ साथ हम लोग आज क्या पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। अब हम लोग सेल बायोलॉजी वर्ड बोलते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग सेल बायोलॉजी वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं हर्टविग। एक साइंटिस्ट थे हर्टविग जिन्होंने टर्म दिया था, कौन सा टर्म दिया था बेटा, सेल टर्म दिया था। तो सेल टर्म को देने वाले कौन थे, हर्टविग थे। सीपी स्वानसन बेटा साइंटिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। बेटा यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ये जस्ट एक बेसिक सा थीम बनाने का तरीका है ताकि आपको लगे कि हम लोग कुछ साइंटिस्ट का भी नाम पढ़ रहे हैं, चैप्टर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना हमारे फर्ज बनता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी लाइन। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। ये बेटा एनसीईआरटी का लाइन है। किसका लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। आप पूरे लेक्चर में बने रहिएगा। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैं रूबरू कराऊंगा। आप अपने अगल बगल एनसीईआरटी रखें, अपने बगल में पेन रखें और इस बात को ध्यान में रखें कि एनसीईआरटी का जो लाइन मेंशन किया गया है वहाँ से क्वेश्चन आस्क होने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनता है। तो बेटा आप एनसीईआरटी रखें और एनसीईआरटी के साथ उन चीज़ों को समझें। क्या कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ बात कर रहा है किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना होता है, या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं। क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं। कहता है कि सबसे पहले बात तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। कैसा एग्जिस्टेंस रखते हैं, इंडिपेंडेंट। मतलब अगर एक सेल की आप बात करो, दुनिया में कोई एक सेल है और वो सेल को कहीं भी छोड़ दो, आइसोलेटेड कंडीशन में वो अपना एग्जिस्टेंस बना के रखता है। सेल का ये बेसिक कैरेक्टर भी है कि सेल वो पार्ट है जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। सिंपल सा मीनिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने फैमिली में रह रहे हो, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर हैं और आपको अगर घर से निकाल दिया जाए, आप घर से बाहर हो जाओ, आप अपने घर से बाहर हो जाने के बाद पूरी तरह से आप अपने पैर पे कैसे काम कर पा रहे हो और अपने आप को कैसे चला पा रहे हो, कैसे हैंडल कर पा रहे हो, दिस इज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई सेल है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई सेल है और उस सेल को अगर हम अपने उसके इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो उसके इन्वायरमेंट में छोड़ने के बाद क्या वो सेल जिंदा रहता है या मर जाता है। अगर आप उस सेल को बॉडी से निकाल के अगर छोड़ देते हो इन्वायरमेंट में तो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। खासकर किसकी बात कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस। बेटा जो सेल है वो आपके बॉडी में रह रहा है तो भी वो अपना काम कर रहा है, आपके बॉडी से उसको निकाल दिया जाए फिर भी जो उसका काम है वो अपना काम को कर रहा है। तो परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन, जो सेल के जिंदा रहने के लिए, सेल के लाइव रहने के लिए जो मेटाबॉलिज्म करना हो, जो इसेंशियल फंक्शन करना हो वो 100% करेगा। मतलब ये दोनों काम कर लेता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी करता है, इसेंशियल फंक्शन भी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एनीथिंग लेस देन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर।
कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहा है कि कोई भी थिंग कह रहा है कि लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर सेल के स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो तो उसका जो है वो इंडिपेंडेंट लिविंग वो नहीं बन सकता है। बिना सेल की उसकी लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती है बेटा। ये बात समझने वाली है, नॉलेज पॉइंट। नेक्स्ट हम पीछे आते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन हो गया था बेटा, ये नॉलेज पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कैरेक्टर्स। सेल के कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद हम लोग सेल के डिस्कवरी पे चलेंगे, ठीक है ना। सेल के कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको देख लेते हैं। कहता है कि सेल क्या है, सिंपल सा मीनिंग बात कर रहा है बेटा। ये थोड़ा सा शायद आपको सही से नहीं दिखेगा, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं बेटा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है KDT बायोलॉजी। क्या नाम है? KDT बायोलॉजी। तो KDT बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाएं और आपको ये नोट्स सेम टू सेम आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। क्वेश्चंस भी होंगे, वो सब भी मिलेंगे। आप इस चैनल से जुड़े, KDT बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, तो हम लोग आते हैं कैरेक्टर्स पे कि कैरेक्टर्स क्या होता है। कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, क्या प्रॉपर्टी शो करता है। जो प्रॉपर्टी वो रखता है, जो प्रॉपर्टी वो शो करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बात करते हैं? कैरेक्टर्स बात करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहता है किसी भी लाइफ का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन है? सेल है। सेल जो होता है अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। सेल अकेला आइसोलेटेड कंडीशन में रह सकता है। सेल परफॉर्म कर सकता है कैसा? बेसिक फंक्शन। आपके बॉडी में कोई भी काम हो रहा है, जब तक सेल काम नहीं करेगा तब तक वो बॉडी काम आपका नहीं कर सकता। तो सेल बेसिक फंक्शन भी करता है, तभी जाके बॉडी पूरा का पूरा अपना फंक्शन कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज द सिंगल सेल। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ कहाँ से स्टार्ट करता है? सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। जैसा कि सिंगल सेल को आप जानते हैं कि सिंगल सेल कहाँ से स्टार्ट होगा? जाइगोट से स्टार्ट होगा। बेटा जाइगोट बनता कैसे? ये बात समझना होगा। आप सिंपल सा मीनिंग जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद एक सेल बनाते हैं। इस सेल को हम लोग कहते हैं 2n सेल। कैसा सेल होता है? 2n सेल। 2n सेल का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग डिप्लॉयड सेल भी कहते हैं। कैसा सेल कहते हैं? डिप्लॉयड सेल भी कहते हैं। तो डिप्लॉयड सेल कौन है? जाइगोट है। कौन है? जाइगोट है। मतलब ये देखो, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों जब फ्यूज हुआ तो फ्यूज होकर ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? इस स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। और ये जाइगोट के पास जो न्यूक्लियस होता है किस कंडीशन में होता है? 2n कंडीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। अब 12th के लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, मोनोसिस, डायसिस सब के बारे में डिस्कशन मिलेगा। चैप्टर रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात है कि जो भी सेल होते हैं सबका अपना लाइफ स्पैन होता है। जैसा कि आप जानते हैं आरबीसी का 120 डेज लाइफ होता है। तो कुछ ऐसे और भी सेल्स होते हैं जिनका अपना अपना लाइफ होता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात है, सेल्स डिवाइड एंड रिप्लेस ओल्ड एंड ओर्न आउट सेल। जो सेल डैमेज हो गए हैं, जो सेल बॉडी में किसी काम के नहीं है, जो सेल अब पुराने हो रहे हैं, वो उनका लाइफ खत्म हो रहा है। तो अब होता क्या है कि जो भी नए सेल्स होते हैं वही पुराने सेल्स को रिप्लेस कर पाते हैं। और दूसरा रियलिटी ये भी है कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। मतलब सिंपल सा मीनिंग आप समझिए, ये कोई सेल है, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है। हुआ क्या कि न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले डिवाइड कर जाता है, 2 पार्ट में बन जाता है। और इसके बाद हम लोग क्या यहाँ देखते हैं कि एक एक न्यूक्लियस एक एक सेल को लेके, एक एक न्यूक्लियस एक एक सेल को लेके यहाँ पे अपना आइसोलेट हो जाता है। तो ये जो आइसोलेट हो जाता है, सिंपल सा मीनिंग है, ये एक नए सेल को बनाया। क्या बनाया? एक नए सेल को बनाया। यहाँ पे देखेंगे एक नए सेल को बनाया। नेक्स्ट बात करेंगे सेल्स डिवाइड एंड रिप्लेस। वही बात है, सेल्स फॉर्म टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कह रहा है कि सेल जो है, जैसे ये सेल डिवाइड किया, डिवाइड करके ये नया सेल बनाया। यहाँ पे नया सेल बनाया, जैसा कि आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस हो गया इस सेल का। अब ये सेल अगर ग्रुप हो जाए और ग्रुप होकर एक फंक्शन करने लगे तो फिर वो टिश्यू कहलाने लगता है। बेटा टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन इस टिश्यू में फंक्शन कैसा होना चाहिए? फंक्शन सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फंक्शन सेम होना चाहिए, तब जाके वो काम होगा।
बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फंक्शन सेम होना चाहिए। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फंक्शन एक होना चाहिए। बात समझे? ये हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहा सेल के बारे में कि सेल क्या क्या कैरेक्टर या क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ द सेल। हम लोग सेल कैसे आया दुनिया में इसकी बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क को देखा था और उसमें उन्होंने बेसिक से एक डेड सेल देखा था। उन्होंने देखा ये था कि जो कॉर्क है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जो था वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ था और वो कंपार्टमेंट एक अभी डेड पार्ट था जिसको उन्होंने बाद में सेल कहा। और डेड सेल को खोजने वाले रॉबर्ट हुक थे। कब खोजे थे? 1665 में। दूसरे साइंटिस्ट एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफिया। ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा इस पर इंटेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एंटवन लीवेनहुक। ये एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किसको खोजा था? लिविंग सेल को खोजा था। ये बात ध्यान में रखना है। रॉबर्ट हुक कौन सा सेल को खोजे थे? डेड सेल को खोजे थे। और ये कौन सा सेल खोजे हैं? लिविंग सेल खोजे हैं, ठीक है ना। और ये एनिमल में खोजे थे और ये कहाँ खोजे थे? कॉर्क कहाँ मिलेगा? प्लांट में मिलेगा। तो इन्होंने प्लांट सेल में खोजा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटवन लीवेनहुक जो थे, लीवेनहुक भी बोल सकते हैं, जो लीवेनहुक थे ये 1683 में सेल को खोजे थे और ज़्यादातर ये किसके? एनिमल के स्पर्म पे काम किया था। उसके बाद इन्होंने आरबीसी पे भी काम किया, प्रोटोजोआ पे भी काम किया, फिर बैक्टीरिया पे भी काम किया। सब पे इन्होंने वही चीज़ देखा जो एनिमल के स्पर्म सेल पे देखा था कि सेल होता है, मतलब एक बेसिक कंपार्टमेंट होता है जिससे पूरा बॉडी ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। पुरकिंजे डिस्कवर द प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर का पार्ट जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट एक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है जीएन रामचंद्रन। बहुत फेमस नेम है जीएन रामचंद्रन के बारे में। इन्होंने डिस्कवर क्या किया था? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन है बेटा, कोलेजन फाइबर भी होता है, तो उसी कोलेजन प्रोटीन का वो कोलेजन फाइबर बना होता है। तो कह रहा है कि जो कोलेजन प्रोटीन होते हैं उसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताने वाले जीएन रामचंद्रन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम लोग बात करेंगे हिज डिस्कवरी पब्लिश इन द नेचर। ये एक जर्नलिज्म था। इस जर्नलिज्म में ये जीएन रामचंद्रन ने अपने जो भी स्टेटमेंट था उस चीज़ को उन्होंने रिलीज़ किया था, पब्लिश किया था। ये कुछ याद करने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे आते हैं। सेल कितने टाइप्स का होता है बेटा? सेल का टाइप्स तो आप ऑर्गेनिज्म के हिसाब से भी कर सकते हैं। प्लांट सेल भी बोल सकते हैं, एनिमल सेल भी बोल सकते हैं, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, ये ऑर्गेनिज्म के भी यहाँ पे होगा। लेकिन हम लोग को बेसिकली जो सेल देखने को मिला है, उस सेल में जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला है, अगर आप किसी एक सेल को ऑर्गेनाइज करते हो, यहाँ पे समझो हमने एक सेल बनाया, इस सेल के पास ये न्यूक्लियस बनाया, ये न्यूक्लियस बना दिया, तो हम लोग जो देखते हैं पार्ट। अब ये जो न्यूक्लियस है, कुछ सेल वैसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। और एक सेल यहाँ देखो, इस सेल के यहाँ पे न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सेल ऐसा है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस डेवलप है। यहाँ पे बाहर में चारों तरफ से मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये सेल कैसा है? अनडेवलप सेल है। कैसा है? अनडेवलप सेल है। और ये सेल कैसा है? डेवलप सेल है। यहाँ से ये कंसेप्ट निकला कि एक डेवलप है और दूसरा अनडेवलप है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस का डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के हिसाब से जो सेल होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का नाम मतलब समझिएगा, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो मतलब प्रिमिटिव। जैसा कि आप देखते हो यहाँ पे लिखा, इसमें नहीं मिलेगा, आगे मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर समझा देते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है अनडेवलप। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? अनडेवलप। और यहाँ पे आप देख रहे हो यू का मतलब होता है, यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है डेवलप। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है डेवलप, ठीक है।
तो एक डेवलप होगा और एक अनडेवलप होगा। तो हम लोग बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो है वो अनडेवलप वाला सेल है और यूकैरियोटिक जो है वो डेवलप वाला सेल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और कुछ, ये बेसिक सा पार्ट है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। बेटा राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्रोकैरियोटिक में भी बिना मेम्ब्रेन का होता है और यूकैरियोटिक में भी बिना मेम्ब्रेन का होता है। तो राइबोसोम को छोड़ के बाकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल बाउंड नहीं होता है और इसमें सारे के सारे बाउंड होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक का ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, इसका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसका डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है। अभी जस्ट बात की कि न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन अटैच नहीं होते हैं, वो डीएनए नेकेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड विद द हिस्टोन प्रोटीन, कंबाइंड विद द हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, आप क्लास 12 जब पढ़िएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ सॉरी मोलिकुलर जेनेटिक्स पढ़िएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। नेक्स्ट है एक प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ये प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिड यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सिंगल होता है और यहाँ पे मल्टीपल होता है, यहाँ पे सर्कुलर होता है और यहाँ पे लीनियर होता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात करेंगे स्मॉल एंड फ्री राइबोसोम, स्मॉल एंड फ्री राइबोसोम, और यहाँ पे बिग होगा और बिग के साथ साथ अटैच राइबोसोम होगा, मतलब कि किसी के साथ अटैच, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है राइबोसोम। और राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बाकी छोड़ दो इधर, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, दुनिया के बाकी तमाम जो भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास यूकैरियोटिक सेल है, केवल बैक्टीरिया को छोड़ के। बैक्टीरिया 100% प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन रखता है। बेटा ये जो हम लोग अब सेल जो पढ़ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल जो पढ़ रहे हैं, ये आपको कहाँ बेनिफिट देने वाला है, जब आप क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम पढ़ना है, और मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले सेल ही पढ़ना है, क्योंकि बैक्टीरिया पढ़ना है मोनेरा किंगडम के अंदर, और मोनेरा किंगडम जो होता है उसके अंदर जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका मतलब है कि जो आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं वो फाइनली एंड फाइनली कहीं ना कहीं मोनेरा किंगडम को पढ़ने जा रहे हैं, और आप ऑलरेडी मोनेरा किंगडम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ वहाँ से रिलेट करके और यहाँ फटाफट आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं। सेल थ्योरी कह रहा है कि सेल जो टॉपिक है उस सेल के बारे में तमाम जो बातें कही गई हैं, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं हमारे पास साइंटिफिक रीज़न है, और उन्हीं स्टेटमेंट को हम लोग आज की दुनिया में क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट कैसा है, गिवन बाय द साइंटिस्ट, एंड उसके पास साइंटिफिक प्रूफ होता है, तभी जाके उसको हम लोग क्या मानते हैं, सेल थ्योरी मानते हैं। मतलब सेल की रिगार्डिंग कुछ साइंटिफिक रीज़न के साथ उस स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि जिसका प्रूफ है हमारे पास, साइंटिस्टों के पास, और उस स्टेटमेंट को हम लोग मानते हैं कि वो सेल थ्योरी है। सेल के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है। क्या यहाँ पे बात करेंगे कि जो सेल थ्योरी है, वो सेल थ्योरी 2 तरह के होते हैं, एक ओल्ड तरह के होते हैं और एक मॉडर्न तरह के होते हैं। ओल्ड और मॉडर्न का मतलब समझिएगा। यहाँ पे शुरुआती दौर में जिस समय सेल थ्योरी पर काम किया जा रहा था, उस समय जो स्टेटमेंट दिया गया वो थोड़ा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था, तो उसको हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया ओल्ड सेल थ्योरी में, और जो बाद में मॉडिफाइड होकर आया, पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट आया, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। बात करते हैं जो सेल थ्योरी, ओल्ड सेल थ्योरी था, वो एक तरह का हाइपोथेसिस माना गया था, क्योंकि उसके पास कंप्लीट प्रूफ नहीं था। नेक्स्ट, गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, वन इज द मैथियाज स्लेडेन, और एक नाम और आएगा आपका जिसका नाम है थियोडर स्वान। तो अभी देखेंगे। दूसरा है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो जिसके पास रियल प्रूफ था, और वो एक तरह से रीडिफाइन किया गया था सेल थ्योरी को, रीमोडिफाइड किया गया था सेल थ्योरी को। मतलब ओल्ड सेल थ्योरी में जो बातें कही गई थी उसी को थोड़ा सा रीडिफाइन करके एडवांस बना दिया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी।
अब सबसे पहले सेल थ्योरी में इन्वॉल्व होने वाले पहले साइंटिस्ट जिनका नाम है मैथियास सेल्डन। तो मैथियास सेल्डन के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने 1838 में अपना रिसर्च दिया 1838 में, और ये जर्मन के रहने वाले थे और ये काम करते थे प्लांट्स पे, इसलिए इनको बोटेनिस्ट कहा गया। तो जर्मन बोटेनिस्ट थे और इन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो भी होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, और फर्दर वो सेल ग्रुप्ड होकर टिश्यू बनाता है। ये बात उन्होंने कहा। तो बस उन्होंने बस इतना ही कहा कि प्लांट्स जो भी होते हैं वो सेल के बने होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। तो नेक्स्ट बात हम लोग देते हैं, दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास है थियोडर स्वान। ये नाम आपको एकदम याद रहना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं, और जस्ट एक साल बाद 1839 में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर दिया। और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और क्या एनिमल्स के दुनिया में रिसर्च करते थे, और इसलिए उनको क्या कहा गया, जूलॉजिस्ट कहा गया। एनिमल की दुनिया में काम करने वाले को जूलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट बात देखेंगे हम लोग, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स। इन्होंने क्या काम किया था, एनिमल सेल पे काम किया था, मतलब एनिमल के बॉडी पे काम किया था और एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया था कि एनिमल भी कहीं ना कहीं सेल के ही बने होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात है, इन्होंने और रिपोर्ट क्या किया, ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव अ थिन आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। मतलब इन्होंने सेल को देखा, उसके साथ साथ उन्होंने बात किया कि जैसे ये मान लो कि कोई सेल है, ठीक है ना, इन्होंने देखा कि ये सेल है और ये सब जो है वहाँ का पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेल है, ये सेल एक बाहर से कवरिंग से घिरा होता है, जिस कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ही ऑल्सो स्टडी द प्लांट टिश्यू। उन्होंने प्लांट के ऊपर भी काम किया, प्लांट टिश्यू को भी देखा, और प्लांट टिश्यू के पास या प्लांट सेल के पास उन्होंने एक यूनिक फीचर देखा। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, उन्होंने बोला कि एक यूनिक फीचर है क्या, कि प्लांट के सेल के पास ये सेल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होता है, और इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। तो यूनिक फीचर के रूप में उन्होंने क्या बताया, यूनिक फीचर के रूप में उन्होंने सेल वाल बताया। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन दिस बेसिस स्वान ने जो ऑब्जर्व किया कि एनिमल भी सेल का बना होता है, सेल के पास आउटर कवरिंग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने और ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो सेल होते हैं उसके पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक कवरिंग और होता है जिसका नाम क्या होता है, सेल वाल, जो प्लांट का एक यूनिक फीचर है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वान ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस, मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है ना, और उन्होंने बोला कि दुनिया के जो भी एनिमल्स हैं, दुनिया के जो भी प्लांट्स हैं, उनका जो बॉडी है वो बॉडी किन चीज़ों का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल का। मतलब कहीं ना कहीं फिर वो बात किए कि दुनिया का कोई भी बॉडी ले लो वो लिविंग होना चाहिए, और वो लिविंग किस चीज़ का बना होगा, सेल का बना होगा। ये बात उन्होंने कहा था। एंड और बात कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना होगा, या तो वो सेल का बना होगा या सेल के द्वारा कुछ बनाए गए स्ट्रक्चर के द्वारा भी वो कंपोज्ड ऑफ होगा। तो स्वान जिन्होंने पूरी बात को कलेक्ट करके और एक हाइपोथेसिस रिपोर्ट किया कि जो भी दुनिया के एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके बॉडी जो बने हुए हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट बात, बोथ का मतलब हो गया कि सेल्डन और स्वान दोनों ने मिलके और इन्हीं बातों को एक स्टेटमेंट में दे दिया, और जिस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कि सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हो गया। सेल थ्योरी का मतलब निकला यहाँ पे कि दुनिया के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दिस इज द ओल्ड सेल थ्योरी, जिसके पास अभी ये प्रूफ नहीं था कि आखिर दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना हुआ। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास पहले से ये कोई सेल था और ये सेल डिवाइड होकर कुछ और 2 सेल बना दिया, फिर ये सेल डिवाइड होकर, मान लीजिए ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल और बना दिया, फिर ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल और बना दिया। तो यहाँ बात आया कि जो सेल जो बन रहे हैं आखिर ये क्या होंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ इस सेल, ये जो पेरेंट सेल हमारे पास होंगे इस पेरेंट सेल का ये प्रोडक्ट होंगे, और इस पेरेंट सेल का प्रोडक्ट ये होंगे और इस पेरेंट सेल का प्रोडक्ट ये दोनों होंगे, फिर ये जो सेल है इसका प्रोडक्ट ये दोनों होंगे। तो कह रहा है कि आखिर ये सब जो सेल बन रहा है, ये कहाँ से सेल बन जा रहा है,
ये चीज़ को उन्होंने नहीं समझाया, बस यही थोड़ा सा लैकिंग रह गया था, जिसके कारण 1855 में, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 1855 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रडल्फ वर्चो। क्या नाम था? रडल्फ वर्चो। और रडल्फ वर्चो जो साइंटिस्ट थे वो 1855 में इन्हीं चीज़ों को बस समझाया कि जो हमारे पास पहले से सेल है, हमारे पास जो पहले से सेल है, ये सेल कैपेबल टू डिवाइड, ये डिवाइड हो सकते हैं, और ये सेल डिवाइड करके दो नए नए सेल को बना दिए। फिर ये दोनों नए सेल वापस फिर डिवाइड करके और सेल को बना दिए, फिर ये डिवाइड करके और सेल को बना दिए, और इस तरह से पूरा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता गया और एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन गया। ये देखो एक बड़ा सा यहाँ बना देते हैं, एक बड़ा सा ये ऑर्गेनिज्म बना, और इस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल इकट्ठे हो गए, और ये सब सेल को मिला के क्या कर दिया गया, पूरा एक बॉडी बना दिया गया। तो इनका कंसेप्ट क्या आया? इनका कंसेप्ट ये आया कि जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, सेल के प्रोडक्ट से बन रहा है। तो इन्होंने समझाया क्या कि पुराने सेल जो होते हैं वो पुराने सेल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके नए सेल को बनाते हैं, और जो नए सेल होते हैं वो सब कंपोज होके एक बॉडी को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने बस एक बार दोहरा दिया, बस सेल डिवीज़न का कंसेप्ट लाया कि पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या लाया, फ्रेज लाया, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके लिए उन्होंने फ्रेज लाया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग सेल है, जो भी ओल्ड सेल है वो डिवाइड करके नए सेल को बना रहा है, ठीक है ना। और फिर बाद में इनके बातों को स्टेटमेंट वाइज किया गया। क्या किया गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये तो बेटा पहले कहीं बात था, इसको उन्होंने दोहरा दिया, और नया बात क्या कह दिया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही तो मेन बात था जो हमें किसका कंसेप्ट देता है, सेल डिवीज़न का कंसेप्ट देता है, कि पुराने जो भी सेल हैं वो सेल डिवाइड करके नए सेल बना के पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहे। ये सेल थ्योरी का बात रहा। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, सेल्डन, स्वान और रडल्फ वर्चो। 1838, 1839, 1855 एक जर्मन बोटनिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। इनके बारे में ऐसा कुछ नेशनल के बारे में नहीं दिया गया कि कहाँ के रहने वाले थे और क्या है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अब फिर हम लोग नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं केडीटी बायोलॉजी चैनल से जुड़ जाएं, और जितना भी आप लोग अभी पढ़े हैं वो सारा चीज़ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ से सब चीज़ आपको अपडेट हो जाएगा, सब चीज़ मिल भी जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।